नमस्कार साथियों, हम लोग उपस्थित हैं पुनः हिस्ट्री का सॉरी पॉलिटी का अगला टॉपिक लेकर के। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास होता है, उसके कुछ चरण होते हैं। जिसमें प्रथम चरण क्या था, फर्स्ट स्टेप था बेटा कि भारतीय संविधान का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे हुआ। तो अलग-अलग एक्ट आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर उसके बाद आपके 4 चार्टर एक्ट आते हैं, तो अब हम एक-एक करके एक्ट को समझेंगे। अच्छा, ये एक्ट आए किस कारण से, क्या ज़रूरत थी अंग्रेजों को भारत में एक्ट लागू करने की, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड देखिए। कब जब भी आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए 3 बेसिक फैक्ट ज़रूरी है। पहला, उसका रीज़न यानी क्या कारण था जिससे वो घटना घटित हुई। दूसरा, उस घटना के बारे में कि घटना कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पर एंड होती है। और तीसरा, उस इवेंट के, उस डेवलपमेंट का रिजल्टेंट क्या हुआ, मतलब उसके प्रभाव, राइट? तो इन 3 चीज़ों को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, तो कभी भी टॉपिक को समझने में या टॉपिक को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अन्यथा एक कहावत सुनी होगी कि 10 पुस्तकों को पढ़ने से अच्छा है एक पुस्तक को 10 बार पढ़ लीजिए। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ अपनी आप पढ़ाई में लागू करें कि जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके बेसिक फैक्ट 3 ज़रूर याद रखिएगा। पहला, वह घटना का कारण क्या था, यानी बेसिक जो उसके बेस कंपोनेंट थे वो रीज़न क्या थे। दूसरा, वह घटना कैसे घटित हुई, तो ए से लेकर जेड तक, यानी उसके रूट से लेकर के टिप तक की पूरी इवेंट को समझिए एक प्रारूप के माध्यम से, या बोला जाए एक पूरा डायग्राम के माध्यम से। तीसरा, उस घटना का इम्पैक्ट क्या हुआ या उसका प्रभाव क्या हुआ। तो इसी प्रकार से हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का विकास अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें पहला जो एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके कारण क्या थे, जिसके कारण वो एक्ट भारत में आया, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा रूट। अब हम लोग रूट को देखते हैं। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो एक्ट लाया गया भारत में, उसका प्रमुख कारण क्या थे, एक नहीं बेटा, इसके कईयों कारण थे, जिसको यहाँ पर 8 विशेष पॉइंट्स में यहाँ पर दर्शाया गया है। पहला कारण क्या था बेटा कि ज़ाहिर-सी बात है कि यूरोपियन भारत में क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। जैसे मैंने इतिहास में आपको पढ़ा रहा हूँ अपने टॉपिक्स में कि सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, क्या करने, व्यापार करने, क्योंकि सिल्क रूट को अरबियों द्वारा बंद कर दिया गया था। तो उन लोगों को लगा कि भारत से व्यापार करना मैंडेटरी है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा, व्यापार नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं कमा पाएँगे। ऐसे ही अंग्रेज भारत में आए, तो महारानी ने जब भेजा, तो बोला भैया लो, व्यापार करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ पैसा। जैसे आज भी देखा होगा सरकार किसी भी कंपनी को बाहर भेजती है, तो उसको पूरा एक अधिनियम के द्वारा कि आप किस रूप में जाएँगे, क्योंकि भाई दूसरे देश में जाएँगे तो वहाँ के नियम कानून होंगे, तो उन नियम कानून को सर्वोपरि रखोगे कि हमारे नियम कानून को सर्वोपरि रखोगे? क्योंकि आप सिटीज़न हैं हमारे देश के, इसलिए आपके ऊपर सर्वोपरिता है, यानी आपको हर जगह अपने ही देश का हित रखना होगा। जहाँ जा रहे हो वहाँ के हित आपको सेकेंडरी करने होंगे। ठीक है बेटा? तो आज भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ की महारानी ने, यानी ब्रिटेन की रानी ने 4 लाख पाउंड देकर भारत भेजा कि भैया जाओ तुम व्यापार करो। कितना लाख पाउंड? 4 लाख पाउंड की संपत्ति या बोला जाए वेल्थ प्रदान कर दी कि जाइए इतने रुपए का लेके जाइए, वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, व्यापार करो। कोई बात नहीं भैया। फिर अंग्रेज भारत में आए। आपको पता होगा इन्होंने धीरे व्यापार के बहाने जब देखा कि भारत में अलग-अलग जो सल्तनतें हैं, सत्ताएँ हैं, राजा हैं, ये सब अपने-अपने राज्य का विस्तार करने में लगे पड़े हैं और आपसी फूट का फ़ायदा अंग्रेजों ने सोचा कि व्यापार के सिर्फ़ व्यापार पर ही क्यों, यहाँ पर राजनयिक अधिकार भी किया जाए। ठीक? जैसे मैंने आपको 4 पिलर बताए थे किसी भी चीज़ के बनने के, है ना? पॉलिटिकल, दूसरा आपका वहाँ का कौन-सा होता है बेटा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और चौथा आपका सोशलिस्ट। तो अंग्रेजों के चारों ही कारण भारत में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। देखिए उस समय भारत में क्या था कि टर्निंग पॉइंट हो रहा था। कारण मुगल सत्ता जो थी वो डिक्लाइनेशन पर थी। यानी जो मुगल बादशाह थे आफ्टर द औरंगजेब, वो एक को छोड़ करके, एक बादशाह को छोड़ करके लगभग-लगभग सभी कैसे थे बेटा, पपेट थे, या बोला जाए कि वो किसी की अनुकंपा पर, कभी मराठों की अनुकंपा पर, कभी आपके सैयद बंधुओं की अनुकंपा पर, तो कभी किसी के वो हेल्प करके बन रहे थे। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि अभी जो मुगल्स हैं, है ना? उनकी जो सुप्रीमेसी थी उसको कहीं न कहीं हिट करने वाले बहुत से लोग हैं। इधर जो आपके बोला जाए राजपूताना से तो हो ही रहा था, ठीक? सिख साम्राज्य भी अपने आप को धीरे-धीरे बढ़ा रहा था। राजपूत धीरे-धीरे पूरे भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे थे।
आप दक्षिण में की बात करें तो वहां पर भी जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, जो नवाब थे, उनके भी धीरे धीरे वो भी अपने आप को बढ़ा ही रहे थे। ठीक, दूसरे कई सारे यूरोपीय भी भारत में आ गए थे, जैसे फ्रांसीसी आ गए थे, डच आ गए थे, पोर्तुगीज आ गए थे। ठीक बेटा, तो कई सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में अपनी सत्ता को हथियाना चाह रही थी, अपने आप को स्थापित करना चाह रही थी। तो अंग्रेजों को भी यही लाभ मिला। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, इसको हम समझते हैं। तो 4 लाख पाउंड दे दिया। इसके बाद क्या हुआ बेटा, अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे बंगाल को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध होता है कब, प्लासी का युद्ध, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो, सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में, पहले युद्ध में तो सिराजुद्दौला हराए थे, इनको बहुत बुरी तरह से पराजित हुए थे। ठीक, लेकिन दूसरे युद्ध में उन्होंने ही घर के बेदी को पकड़ा। किसको पकड़ा बेटा, मीर जाफर को, राइट, और उसको नवाब बनाया। मीर जाफर ने ही सिराजुद्दौला की सेना में शामिल था। बाद में बीच युद्ध में ही ये अंग्रेजों की तरफ शिफ्ट हो जाता है और सारी सारी बिल्कुल पासा पड़ जाता है। तो मोरल भी डाउन, सेना भी आधी से कम हो गई, अंग्रेजों की सत्ता बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, तो युद्ध जीत जाते हैं। तो इसीलिए अगर बोला जाए कि मिडविल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में कन्वर्ट करने का एक प्रमुख, मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रमुख कारण था, लेकिन प्रमुख कारणों में से, सबसे बड़े कारणों में से, जो 3 प्रमुख कारण थे, उनमें से एक कारण था बेटा प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। अब होता है क्या, देखिए, मीर जाफर नवाब बनता है, उसके बाद मीर जाफर अपने आप को फिर स्ट्रॉन्ग करने लगता है। अंग्रेजों को लगता है भैया ये गड़बड़ हो गई, इसको तो हमने बनाया था अपना पपेट, ये अपने आप को हमको भगाने लगता है। तो फिर मीर जाफर हटा के मीर कासिम बनाया जाता है, फिर मीर जाफर बनते हैं। तो ये इतिहास का पार्ट है। तो 2 कारण पता चले। पहला कारण क्या था कि 4 लाख पाउंड देकर भारत में लाए थे, पहले इनको पैसा दिया, उस पैसे का यूज कहाँ हुआ, युद्ध में करने लगे, अंग्रेजों को पैसे की कमी हुई तो उन्होंने नवाब की गद्दी बदल दी। अब किसको बैठा दिया, मीर जाफर को। उसके बाद जब मीर जाफर हुआ, उसके बाद एक युद्ध और होता है मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच। उस युद्ध में क्या होता है, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली, यानी जुगल सत्ता भारत में आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्की भैया, डार्केसी बोल के नाम से जानी जाती है। इसमें 3 शक्तियां थी। देखिए, पहली बात तो दिल्ली का बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीनों शक्तियों ने मिल करके अंग्रेजों से आक्रमण किया, लेकिन इन तीनों की सामूहिक पराजय हुई। ठीक, ये सिद्ध हो गया कि अब भारत में 2 प्रमुख शक्तियां हैं उस समय, पहली अंग्रेज, दूसरी दक्षिण के मराठास। ठीक, अब इस युद्ध में जब बंगाल के नवाब हार जाता है तो अंग्रेजों ने एक संधि करते हैं, जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि के द्वारा यहाँ पर क्या लागू हुई बेटा, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली में क्या बात हुई कि यहाँ पर कुछ शर्तें तो बहुत थी, लेकिन प्रमुख कारण क्या है, देखिए, हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट को ही समझ रहे हैं, इसके कारण क्या थे इस एक्ट को आने के। तो प्रमुख कारण में से 2 प्रमुख थे बेटा। एक तो जो निजामियत थी, निजामियत मतलब जो निजाम शाही थी। ठीक, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, अर्थात आपने सुना होगा कि एक होता है फौजदारी और एक होता है, किसको क्या बोलते हैं बेटा, दीवानी। ठीक, जैसे हम बात करें तो हाई कोर्ट यूपी में 2 है, एक दीवानी और एक फौजदारी। आप सुनते होंगे कि दीवानी मामले हैं, ये फौजदारी के मामले हैं। दीवानी का अर्थ होता है बेटा कि रेवेन्यू, जहां से पैसा आता है, जितना भी रेवेन्यू का काम होगा, जैसे दीवानी वाला काम जो था वो लखनऊ हाई कोर्ट ब्रांच देखती है, फौजदारी वाले काम सारे प्रयागराज या इलाहाबाद हाई कोर्ट देखता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए, जो पैसा है, जहां से रुपया आएगा, माल आएगा, वो बंगाल के वो सारे कामकाज हम देखेंगे। अर्थात जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो भी टैक्सेशन आ रहा है, जो भी आपके बंदरगाहों से उगाही हो रही है, जितना भी व्यापार आपके राज्य में हो रहा है, आपके देश में हो रहा है, भाई उसमें राजा थे ना, आज की तरह नहीं था कि हर राजा का अपना अपना छोटे छोटे, उसको देश बोलते थे, राष्ट्र कहते थे। ठीक, तो बोला कि बंगाल में जितने भी रेवेन्यू वाले आपके डिपार्टमेंट होंगे, जहां जहां से पैसा की उगाही होती है, जहां जहां से टैक्स वसूला जाएगा, वो सारी कामकाज हम देखेंगे। नवाब क्या देखेंगे, तो नवाब के हाथ में कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, नवाब क्या देखेंगे, शासन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि भैया सेना कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीजें नवाब के हाथ में रख दी। अब क्या हुआ कि भैया सेना का नवाब के हाथ में रहेगी, तो पैसा तो सेना अंग्रेज ही देंगे ना, तो अंग्रेज डिसाइड करेंगे कि भैया कितनी सैलरी देनी, कितनी नहीं देनी। तो इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेंट हो गए, पूरक हो गए, अकेला कोई भी सत्ता नहीं चला सकता था। अच्छी बात है बेटा। इसी कालखंड में एक कारण और होता है कि दक्षिण में अब छत्रपति के पद की लड़ाई होने लगती है। ठीक,
तो ये सोचा जाता है कि छत्रपति कौन बनेंगे, 2 छत्रपतियों के दावेदार होते हैं, ठीक? उसके बारे में बाद में बताऊँगा जिस दिन इतिहास का लेक्चर लूँगा। तो ये जान लो कि इधर छत्रपतियों के वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो रही है, इधर बंगाल के शासन को लेकर लड़ाई हो रही है। तो अंग्रेजों को ये मौका मिल गया अपने आप को स्थापित करने का, ठीक? अब होता क्या बेटा, अंग्रेजों के इस समय कई सारे युद्ध लड़ते हैं। जैसे उन्होंने युद्ध लड़े कहाँ पर? बंगाल में, है ना? उधर ही आप मराठाओं के साथ भी युद्ध लड़ते हैं। मराठाओं के साथ युद्ध लड़ते हैं, उसमें पैसे की खूब इनकी खच्चरदानी है, बोला जाए कि उसमें रस्साकसी होती है। तो अंग्रेजों के साथ युद्ध में अलग-अलग जगहों पर ये लोग बिजी हो जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में धन की कमी हो जाती है अंग्रेजों के पास। अब पैसा आएगा कैसे? पैसा दिवालिया हो जाती है इसी समय। तो 1768 ईस्वी में ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दिवालिया हो जाती है। कारण पता चला कि अंग्रेजों को लगातार युद्ध में जाना पड़ रहा है, ठीक? इनकम सोर्सेस लिमिटेड है, क्योंकि हर राज्य अपने को बढ़ाना चाहता है, कोई किसी को किसी के पास पैसे की कमी पड़ रही है, क्योंकि सब अपनी सत्ता बढ़ा रहे हैं, युद्ध बराबर चल रहे हैं, हर भारत में किसी न किसी जगह पर युद्ध होता ही रहता था, इसलिए इसको संक्रमण काल भी कहा गया है, ठीक है? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी को भारत में संक्रमण काल से नाम से भी जाना जाता है। कोई भी सत्ता सर्वोपरि नहीं थी, इतना जान लीजिए कि 1750 से लेकर के और आपके बोला जाए कि 1806 तक कोई भी सत्ता सर्वोपरि नहीं थी, ठीक? सभी लगभग बराबर के आपके दावेदार थे। उसके बाद अंग्रेज दिवालिया होते हैं कब? 1768 में। इनके दिवालियापन की तो प्रमुख 2 कारण तो यहाँ समझ में आ गए। अगेन आगे कारण क्या होता है कि एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, ठीक? मैसूर टीपू सुल्तान वाला युद्ध चलता है, जिसमें अंग्रेजों को क्या होता है बेटा? बहुत हानि होती है। दूसरा, बंगाल में फेमनाइन पड़ा। फेमनाइन मतलब होता है भुखमरी। बंगाल में जब भुखमरी आती है, तो वहां पर भी जो क्रॉप प्रोडक्शन था, जो टेक्सटाइल था, या जो भी वहां पर रेवेन्यू जनरेट होता था, जनता के पास तो पैसा ही नहीं है, खाने को नहीं है, पैसा कहाँ से टैक्स देगी? तो बंगाल में क्या हो जाती है बेटा? बहुत बड़ा भुखमरी पड़ती है, अकाल होता है, ठीक? तो इसलिए इनका रेवेन्यू कम होने लगता है। तीसरा क्या होता है कि चाय के व्यापार में नुकसान होता है। अच्छा, इसका कारण क्या था? करप्शन। देखिए आज ये करप्शन, जैसे आज मोदी सरकार क्या कहती है कि हम भैया ना खाएंगे ना खाने देंगे, ठीक? तो उसमें अंग्रेज भी ये चाहते थे, भाई जो ब्रिटेन के राजा हैं, वहां के प्रधानमंत्री तो ये भेजे थे ना कि तुम व्यापार करो जाके, उन्होंने ये तो ना कहा था कि तुम जाके इंडिया में करप्शन करो, राइट? अब ये समझ लो बेटा, अंग्रेज जब जाते थे यहाँ से, ईआईसी के जो एम्प्लॉय थे, तो उनको अंग्रेज नवाब कहते थे। वहां पर टाइटल लग जाता था कि अंग्रेज नवाब डैश, अंग्रेज नवाब देश के। वो इतने माला माल हो जाते थे। अब सोचिए, कंपनी चली गई है दिवालिया, लेकिन कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो करोड़पति अरबपति बन जा रहे हैं। तो ये बात क्या पता नहीं चलेगी हायर कमान को? उनको पता था। तो भैया कंपनी जब दिवालिया हुई, तो अंग्रेजों को लगा यार कुछ ना कुछ तो इनको ऊपर कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम कानून लाने ही लाने पड़ेंगे। क्या किया जाए? तो सन 1772 में ईआईसी को ब्रिटिश सरकार ने कर्ज दिया, पुनः इनको पैसा दे। देखिए मैंने इसलिए बोला ना कि पहले तो 4 लाख पाउंड दे करके भेजा व्यापार करने को, और फिर क्या हुआ बेटा? ये दिवालिया घोषित हो गए। जब उन्होंने दिवालिया घोषित किया, तो ईआईसी को ब्रिटिश सरकार ने कर्ज दिया। अब शर्त क्या रखी कि यह कर्ज, इस कर्ज को 10 वर्ष के अंदर पूरा करना है, प्लस जो पहले पैसा दिया था 4 लाख रुपया, उसका ब्याज, जो ये कर्ज दे रहे हैं इसका ब्याज, ये सारा अगले 10 वर्ष के अंदर। और जितना एम्प्लॉयमेंट में, यानी जितने उन्होंने एम्प्लॉयमेंट किया, जितना उन्होंने रोजगार दिया, जितना अंग्रेजों को भर्ती किया, उन सबकी सैलरी का मतलब पूरा ऑल जितना खर्च किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईआईसी के ऊपर, सारा पैसा बोला मुझे 10 साल के अंदर वापस चाहिए, ठीक? नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तो इस चीज को बोलकर उन्होंने बोला कि हमको कार्य करना है। अब देखो बेटा, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसी बीच में धीरे धीरे भारत में 3 जगह अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की। कहां कहां पर? पहला तो बंगाल में, दूसरा बॉम्बे में, और तीसरा मद्रास में। बॉम्बे आज वाला मुंबई नहीं था बेटा। बॉम्बे मतलब होता है कि उसमें महाराष्ट्र को, यानी पूरा बंबई बोला जाता था उसको, ठीक है? जैसे आपसे बोला जाए कि राजपुताना, तो राजपुताना बहुत बड़ा था, ठीक? जिसमें आपका राजस्थान भी आ जाएगा, राजस्थान के बाद एमपी का भी क्षेत्र आ जाएगा, उधर भी क्षेत्र आ जाएगा, तो उसको राजपुताना कहते हैं। इसलिए ऐसे ही बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो अंग्रेजों की जो प्रमुख बोला जाए सत्ताएं थी, 3 जगह थी, बंगाल में, मद्रास में, और आपके बॉम्बे में, ठीक? अब बेटा इसमें हुआ क्या कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाया गया। अब बंगाल में जब ये बोला जाए कि एक्ट आया, तो उसके प्रमुख कारण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये चीज पता चली कि प्रमुख कारण क्या थे। इतना हमारे प्रमुख कारण थे।
अब इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इस एक्ट इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने एआईसी को कर्ज दिया, और कर्ज देने के बाद कंपनी पर नजर रखने के लिए कि भैया तुम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, देखो इनके कामकाज पर ध्यान दो, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, सीक्रेट कमेटी की स्थापना की, जिसके रिकमेंडेशन पर क्या किया गया बेटा, रेगुलेट करने के लिए, यानी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर एक एक्ट लागू किया गया, इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इस बात को ध्यान सुनिएगा कि सीक्रेट कमेटी की रिकमेंडेशन पर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा ठीक एक कंपनी को रेगुलेट करने के एक एक्ट पारित किया गया, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, ये क्या था बेटा, ये कंपनी को नियंत्रित करने वाला पहला एक्ट था। मतलब अब आप पर कंट्रोल रहेगा। जैसे मैंने पहले दिन पढ़ाया था कि रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना। जैसे हम पंखे को रेगुलेटर से रेगुलेट करते हैं ना, उसकी स्पीड को धीमा तेज कर देते हैं, कब ऑफ करना है कब ऑन करना है। तो रेगुलेटर का काम ही क्या होता है कि आप अपने जो भी आपके apparatus है, जो भी आपकी मशीन, उसको आप पूरा कंट्रोल कर ले दूर बैठ करके। जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, उससे भी आप रेगुलेट करते हैं, है ना। एसी का रिमोट है तो उससे भी रेगुलेट करते हैं, पंखे का रेगुलेटर हो तो उससे भी रेगुलेट करते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रिटेन में बैठे बैठे कंपनी के क्रियाकलापों को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट पारित हुआ, किसकी रिकमेंडेशन पर, सीक्रेट कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ये एक्ट को हमने बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को लाए कौन, लॉर्ड नॉर्थ लेकर आए। ठीक, देखिए अगला पॉइंट हम दोबारा देखते हैं और इसके आगे पॉइंट देख फिर आपको आगे बात करते हैं। देखो बेटा, होता क्या था कि जैसे भारत में 3 जगह, एक इधर एक इधर एक इधर, ये हो गया बंगाल, ठीक, इधर बंबई, ठीक, और इधर आपका मद्रास। अब देखिए बंबई और मद्रास, अब होता क्या था कि बंगाल में, बंबई में और मद्रास में गवर्नर बैठते थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर गवर्नर बैठा दिए। अब ये गवर्नर क्या थे बेटा, इंडिपेंडेंट थे तीनों गवर्नर। मतलब ये अपना नियम कानून बना रहे, अपने राज्य में चला रहे, ये अपना नियम कानून बना रहे, अपने राज्य में चला रहे, अपना नियम कानून बना रहे, अपने राज्य में चला रहे। इनकी हार हुई, पहले बताया था ना, सिराजुद्दौला से पहले हारे, फिर इनकी हार हुई, मराठों से ये हारे, और इनका टीपू सुल्तान वाला, है ना, हैदर अली वाला। तो ये तीनों ही लोग अपने अपने डिसीजन लेते थे, अपना अपना डिसीजन से जब मर्जी आया तब युद्ध कर लिया, जब मर्जी आया तब किसी से संधि कर ली। तो एक तालमेल नहीं बैठ रहा था। ठीक है, जब ये तीनों हारते हैं, इन तीनों की हार होती है अलग अलग युद्धों में, तब अंग्रेजों को लगता है कि भाई देखो, भारत में तो फूट पड़ी है, लेकिन हम आपस में क्यों अलग है, हम तीनों को क्या हो जाना चाहिए, आपस में अच्छा सा तालमेल, मतलब रेगुलेशन बैठा देना चाहिए, अच्छा तालमेल बैठा लें, जिससे कि कोई एक सुप्रीम बॉडी हो और वो जो कहे वही माना जाए, जैसा वो कहे वही माना जाए। तो भैया इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता है, अब धीरे धीरे हम इसको डेवलपमेंट को देखते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या थी, रेगुलेटिंग एक्ट। अब पढ़ते बेटा, कारण समझा गया, अब पढ़ते रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। तो पहला पॉइंट क्या आता है बेटा इसमें, कि भारत में बोला जाए रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लेकर आए। ठीक, चलिए इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा, कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा सीक्रेट कमेटी की रिकमेंडेशन पर अनुशंसा पर एक कमेटी बनाएगी, जिसका नाम था सीक्रेट कमेटी। ठीक,
तो भैया देखो, इसमें ये मत समझना, ब्रिटिश पार्लियामेंट नॉर्थ द्वारा सीक्रेट कमेटी के अनुशंसा पर ब्रिटेन में एक सीक्रेट कमेटी बनाई जाती है, भारत के लिए बनी है, वहां पहले से सीक्रेट कमेटी है, ठीक। जैसे भारत में रॉ है, लेकिन अब रॉ कहे कि भैया देखिए, हो सकता है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या आसपास के देशों में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं, तो भारत सरकार वहां पे अपने स्पाई भेजती है, तो वहां की कमेटी तो भारत बनेगी कि ये अफगानिस्तान की सीक्रेट कमेटी है, ये पाकिस्तान की सीक्रेट कमेटी है, ये चाइना में सीक्रेट कमेटी है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए तो भारत में अलग अलग देश के नाम से बनेगी। तो ये भारत के लिए सीक्रेट कमेटी बनाएगी, किसके द्वारा? वहां की ब्रिटेन की सीक्रेट कमेटी के अनुशंसा पर भारत के लिए एक अलग सीक्रेट कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 मंडलों की स्थापना की गई, मतलब इसके अंतर्गत 2 विभाग बनाए गए, 2 डिपार्टमेंट बनाए गए बेटा, ठीक। पहला डिपार्टमेंट क्या था हमारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अर्थात निर्देशक मंडल या निदेशक निदेशक मंडल, ठीक है। और दूसरा था बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी हितधारकों का मंडल, हित धारकों का। पहला था निदेशक मंडल, दूसरा था हितधारकों का मंडल, अर्थात जो निर्देश करेगा, दूसरा कि हमारे कौन कौन से हित पूरे हुए, कौन कौन से टारगेट दिए गए तो पूरे किए, इन सब चीजों को ये क्या बताएंगे, भारत में अपने आप को रिलीज करेंगे आप, और भारत में इन बातों को बोला जाए कि एक प्रकार से पूरी तरह से वो अपने अंडर में देखेंगे कि कार्य पूरे भारत में जो हमने भेजे थे देने के लिए, वो आपने किए या नहीं किए, ठीक। करप्शन के लिए, रोकथाम के लिए भी कार्य किए गए। अगला पॉइंट क्या आता है बेटा इसका, कि भैया देखिए, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो कुछ ना कुछ और भी चीजें देखी गई, तो भैया इस अधिनियम में दूसरा काम क्या किया गया, जो मैंने बताया ना कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, कारण क्या था, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई, तो बेटा उस प्रणाली को नष्ट कर दिया गया, मतलब बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया, यानी नष्ट कर दिया गया, ठीक। बात समझे, कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई। पहला क्या था कि प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा सीक्रेट कमेटी की अनुशंसा पर भारत के लिए अलग एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई, जिसके 2 विभाग बनाए गए। पहला था बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रॉफिटर्स, अर्थात निदेशक मंडल, दूसरा हितधारकों का मंडल। अगला क्या किया उन्होंने कि जो द्वैध शासन प्रणाली बनाई थी, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था और एक अपना एक दीवानी मंत्रालय को देख रहा था, बोला कि खत्म करो, अब बंगाल में नवाबी ही खत्म करो, ठीक। तो इसके द्वारा क्या हुआ बेटा कि बंगाल का जो गवर्नर होता था, उसके पद को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, प्रमोट कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। मतलब अगर आप यहीं देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कई बार पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी, है ना, जो द्वैध शासन प्रणाली थी किस अधिनियम द्वारा खत्म की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, किस अधिनियम द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक। और तीसरा, जो आपको याद होगा कि बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे ना, वो अपनी मनमानी करते थे, तो उनको इनके अधीन कर दिया गया, अर्थात कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल जो होगा, उसके अधीन बंबई के और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया, ठीक। यानी यहाँ के जो हेड होंगे वो तो गवर्नर ही कहलाएंगे, लेकिन ये दोनों अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको गवर्नर, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजीबी, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास अब अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब देखो बेटा, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट बताते हैं। तो बंगाल और मद्रास के गवर्नर को, सॉरी, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे बेटा कि सर और लॉर्ड में अंतर क्या होता है,
ये क्वेश्चन कई बार आपके दिमाग में आता होगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन बेटा पूछा गया था बहुत पहले एक हमारे परिचित के उनसे कि सर और लॉर्ड में अंतर क्या होता है? क्यों अंग्रेज कोई अपने आगे सर लगा देते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड 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 नॉर्थ है ना, या सर एलिजा एम्पे, राइट? तो ये लोग सर और लॉर्ड क्यों लगाते हैं? क्या कारण है? तो इसका देखिए प्रमुख कारण क्या था बेटा सर और लॉर्ड लगाने का। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट में 2 सदन है, एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन, अपर हाउस, लोअर हाउस। ऐसे ब्रिटेन में के भी जो पार्लियामेंट है, जो उनकी काउंसिल है, हर देश की अपनी-अपनी काउंसिल होती है। भारत की काउंसिल को भी पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रिटेन की काउंसिल को भी पार्लियामेंट कहते हैं। तो ब्रिटेन की काउंसिल के 2 हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड को कहा जाता है बेटा उच्च सदन, हम जैसे ना, और इसको बोलते हैं बेटा निम्न सदन। ठीक, अब जो व्यक्ति कहां से आएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड से चुनकर आएगा, वो बोलेगा अपने आप को लॉर्ड लगाएगा। और जो व्यक्ति कहां से आएगा, हाउस ऑफ कॉमन से आएगा, वो अपने आगे सर लगाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट में जितने भी गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे, ठीक, जो भी गवर्नर जनरल बनेगा, वो चाहे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो, जैसे मैंने बोला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, तो ये गवर्नर से गवर्नर जनरल बनता है, लेकिन अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा रहा है। क्यों लॉर्ड लगा रहा है? क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड से चुन करके या हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा भारत में भेजा गया। ठीक, यदि कोई अपने नाम के आगे सर लगाएगा मतलब वो हाउस ऑफ कॉमन से भेजा गया। ठीक है बेटा, इस चीज को दिमाग को ध्यान में रख के आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कई बार कि सर ये लॉर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक, और अभी जो कहते हैं बेटा वो माय लॉर्ड कहते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट आता है। अब मत सोचना सर आज भी जजों को माय लॉर्ड कहते हैं। ठीक, वो नियम को बनाने के ऊपर कहते हैं कि माय लॉर्ड का अर्थ होता है जो नियम को, कानून को मान्यता प्रदान करता है। ठीक, उसमें क्या ना, मतलब शब्दावली निकलती है ब्रिटेन के तरफ से आती है कि भैया हाउस ऑफ लॉर्ड से आ रहा है। ठीक, और हाउस ऑफ कॉमन से कौन आ रहा है, या तो बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। अब आपको पता है जनरल शब्द जो आ रहा है, जनरल, इसका मतलब होता है सेना का अध्यक्ष। अर्थात कि पहले जो आप सिर्फ दीवानी के मामले देख रहे थे, जो आप बोला जाए कि पैसा वैसा का काम देख रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा आपको, सैन्य का भी काम आप सैन्य प्रमुख भी हो गए। अब यही आदेश दे सकते हैं, युद्ध युद्ध करने का, संधि करने का, ये आदेश नहीं दे सकते अपने राज्य की सेनाओं को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो कौन थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, या बोला जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर? तो इसको पॉइंट समझ लो, बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं पहला गवर्नर जनरल। ठीक, बंगाल का अंतिम गवर्नर व बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, क्या नाम था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक, इसके साथ साथ 2 गवर्नर और बनाए गए। ठीक है बेटा, 2 गवर्नर और बनाए जाते हैं। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर हो गई, ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब इसमें क्या हुआ बेटा कि एक नियम और आया इसके अंतर्गत कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। मतलब कि कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
देखो यही तो था करप्शन का प्रमुख कारण कि कंपनी के अगर व्यापारी अपना ही निजी व्यापार करेंगे तो फिर काहे के लिए भेजे गए थे भैया? ब्रिटेन ने तो अपने सरकारी व्यापार करने के लिए भेजा था ना। तुम सरकारी व्यापार छोड़ दो तो अपना व्यापार करने लग गए। ठीक, भारत में बड़े-बड़े उद्योग धंधे लगाने लगे, जो पैसा होता था अपने घर भेजने लगे। तो कंपनी ने बोला कि कोई भी कंपनी का अधिकारी, कोई भी इंग्लिश ऑफिसर जो बीआईसी का है, वो भारत में निजी व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, भारत में निजी व्यापार नहीं करेगा। अगला पॉइंट क्या आया बेटा कि किसी भी अधिकारी को, यानी बोला जाए कि कंपनी के किसी भी अधिकारी को, कंपनी के किसी भी अधिकारी को उपहार व रिश्वत लेना, क्या उपहार अरे यार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात अब कंपनी का कोई भी अधिकारी किसी भी राजा से, किसी भी नवाब से, है ना, कोई भी तोहफे में कुछ भी ले सकता। अब आपको क्या लगता होगा तोहफे छोटे मोटे देते थे? बेटा ये परगने के परगने देते थे, मतलब ऐसा मान लो जिले के जिले दे दिए। ठीक, आपको याद होगा बंबई दे दिया था दहेज में। ठीक, और पुर्तगालियों ने, ठीक, इन्होंने बंबई को उपहार में दे दिया। ठीक, जैसे मान लीजिए कि दो अंग्रेजों की संधि हुई किसी नवाब से या किसी राजा से, उसने बोला भैया कि तुम्हारा झांसी तुम्हारा, आगरा तुम्हारा या लखनऊ इनका, तो वहां के लोगों को पता ही नहीं चला, हम तो चले गए उपहार में। ठीक, अब कल को कहे तो कहेंगे भैया संपत्ति तुम्हारी नहीं, संपत्ति मेरी है। तो यहाँ लोगों को तो पता नहीं चल रहा है, मतलब छोटे छोटे उपहार नहीं बेटा, प्रांत के प्रांत उपहार में दे दिए जा रहे थे। तो इससे लगा कि अंग्रेजों ने जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन के राजा या रानी का, वहां के पार्लियामेंट का, उस उद्देश्य से भटक करके लोग क्या करने लगे, करप्शन करने लगे। इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाओ। राइट, अलग अलग तरह के प्रतिबंध कंपनी पर लगा दिए गए। इसके बाद यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक, यानी संसदीय क्या लिखा गया, नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम प्रयास था। ठीक, यह अधिनियम क्या था बेटा कि कंपनी पर जो नियंत्रण होंगे, अब ये नहीं कि वर्बली चलेगा, हर चीज का लेखा जोखा होगा। यानी अब जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगी, जैसा प्रधानमंत्री संसद के पटल पर बोलेंगे, जो वह नियम लागू करेंगे, वही चीज बंगाल में, बंबई में, मद्रास में या ईआईसी को भारत में करनी होगी। ठीक, इसलिए बोला गया कि यह अधिनियम भारत में संसदीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित करने का, किस पर, ईआईसी पर, राइट, किस पर, ईआईसी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्थापित करने का प्रथम अधिनियम था। ठीक है बेटा, इसके बाद दो एक्ट और आएंगे, वो हम बात बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझा गई बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अब अगर कोई अधिकारी सपोज दैट इन नियमों का उल्लंघन करे तब क्या करना होगा? भाई जाहिर सी बात है कि बंगाल के गवर्नर की कहीं ना कहीं पर बंबई के गवर्नर उनकी बातों को नहीं मानेंगे, या कहीं पर बंबई के गवर्नर की जो अनुशंसा है उसके, उसको कौन नहीं मानेगा, आपके मद्रास के गवर्नर नहीं मानेंगे। ठीक, तो इन इन सब चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब चीजों के लिए पहली बार कलकत्ता में पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई। ठीक, तो क्या हुआ बेटा, एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सॉरी, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक,
कारण क्योंकि भैया इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्रिटिश, कोई भी ईआईसी कर्मचारी अगर कहना ना माने तो भैया उसको यहीं का यहीं पनिशमेंट दे दिया जाए। या जब भी कभी क्लासेस हो इन दोनों में आपस में या इन तीनों में आपस में, तो कौन सही है कौन गलत है, किसको हम दंडित करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कहां पे स्थापित हुआ? कलकत्ता में। तो इसलिए कब स्थापित हुआ बेटा? सन 1774 में। सन 1774 ईस्वी में ठीक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जा रहा है। और इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे बेटा? सर एलिजा एम्पे। अब याद होगा मैंने आपको बोला था कि जो व्यक्ति कहां से आएगा? उच्च सदन से आएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड से आएगा, अपने आगे लॉर्ड लगाएगा। जो निम्न सदन द्वारा चयनित कर करके अपॉइंट करके भेजा जाएगा वो अपने आगे सर लगाएगा। तो आपसे पूछा जाए एलिजा एम्पे को किसने चयनित किया? तो एलिजा एम्पे को रिकमेंड किसने किया था, अपॉइंट किसने किया? तो ब्रिटेन के लोअर हाउस अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स ने इनको अपॉइंट किया। इनका नाम था सर एलिजा एम्पे। तो अब क्वेश्चन बनता है बेटा कि भारत में स्थापित प्रथम कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये क्या थे? हेड थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। अब देखो बेटा ये अकेले नहीं थे, इनके साथ पूरी एक क्या थी बेटा? टीम थी, यानी 4 लोग और थे। इनके साथ 4 लोग और थे। ठीक, इनकी पूरी एक जोड़ी होती थी। अकेले इनका डिसीजन मायने नहीं रखेगा। ठीक, जब तक कि ये 4 लोग और न मान ले। मैंने जैसे नाम देते ए बी सी डी। अब देखिए होता क्या था कि नियम में क्या बनाएगा कि इन चारों में से इनका अकेला नियम मान्य नहीं होगा जब तक कि इन चारों में से मेजोरिटी ना जाए। अर्थात यदि 2 लोग मान्यता दे देते हैं, 2 लोग नहीं देते हैं, तो एलिजा एम्पे का भी जुड़ करके मेजोरिटी हो जाएगी और वो चीज को स्वीकार मान लिया जाएगा, उसको चीज को लागू कर दिया जाएगा। यदि 3 लोग डिसएग्री करें, 3 लोग ना माने और सिर्फ जूरी का एक आदमी मानता है, तो फिर उस चीज को डिनाई कर दिया जाएगा, मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा। और अगर 3 लोग मान जाते हैं, यानी इस जूरी में से 3 लोग किसी भी चीज पर सहमत हो जाते हैं, किसी भी न्याय पर या दंड पर, विधान पर सहमत हो जाते हैं और एक व्यक्ति सहमत नहीं होता है, तो इसका वोट यानी इसके निर्णय को अमान्य कर दिया जाएगा और उस अधिनियम उस चीज को लागू मान लिया जाएगा या जो भी ये निर्णय लेंगे उस निर्णय को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो मुख्य न्यायाधीश था ना उसको भी स्वतंत्र नहीं रखा गया। क्या नहीं किया गया? उसको भी फ्रीडम नहीं मिली। ठीक, उसको भी ये नहीं था कि जो मन में आए वो कर दिया। आप आज भी देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट का पूरा पैनल होता है ना, पूरा पैनल होता है और जजमेंट मुख्य न्यायाधीश देते हैं, लेकिन वो भी 4 प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, उनके नीचे भी और भी न्यायाधीश रहते हैं। ठीक है, उनके अंडर में जो मोर देन 24 होते हैं, तो वो पूरे हमारे जो ज्यूरी सिस्टम होता है मोर देन 24 होते हैं, उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, उसमें और भी लोग होंगे, तो वो सब मिलकर के जजमेंट को पास करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि भारत में पहली बार मुख्य सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई? Calcutta. Very first, the Supreme Court was established in India by EIC, that was Kolkata, right? And the Chief Justice of this Supreme Court was Sir Elijah Ampe. कौन थे बेटा? Sir Elijah Ampe. And also appointed 4 juries in his court. They 4 juries in his court. इसके साथ साथ 4 juries को भी इसमें स्थापना दी गई या इनमें अपॉइंट किया गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिए बेटा इसमें आगे क्या होता है कि कई बार जगहों पर देखा गया कि कंपनी अर्थात डिस्प्यूट क्या हुए। अब ये बात हमें पूरी पता चल गई कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्या क्या स्थापित हो रही है और किसका क्या काम था। ठीक, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। भैया लाया कौन? लॉर्ड नॉर्थ। किसके अनुशंसा पर? आपकी सीक्रेट कमेटी क्या बनाएगी? भारत के लिए एक अलग सीक्रेट कमेटी बनाएगी। ठीक, इस सीक्रेट कमेटी में कुल कितने लोग थे? तो कुल 24 सदस्य थे, याद रखिएगा। ठीक, एक सीक्रेट कमेटी में कुल 24 सदस्य थे। ठीक है बेटा, अब इसके द्वारा जो ये निदेशक मंडल और हितधारकों मंडल, ये 2 अलग अलग संस्थाएं बनाई गई, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रॉफिटर्स, राइट। अब देन आफ्टर क्या हुआ बेटा? बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको क्या कर दिया गया?
हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर बाकी का क्या होगा, वो एज इट इज बने रहेंगे, लेकिन उनको इनके अधीन कर दिया, मतलब बंगाल और मद्रास के गवर्नर को, सॉरी, बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है बेटा। बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक, और बोला जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक। तो अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इसके द्वारा क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया, तो कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई, कंपनी के किसी भी अधिकारी को उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये अक्सर नहीं होगा, आप किसी प्रकार से गिफ्ट ना तो ले सकते ना तो किसी को दे सकते हैं। ठीक। तो अगला पॉइंट क्या था कि ये भारत में ईआईसी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम प्रयास था, या बोला जाए भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाने का पहला प्रयास था। ठीक। कि भारत में अंग्रेजी जो पार्लियामेंट सिस्टम है, वहां का जो संसदीय व्यवस्था है, उसको भारत में लागू करने का पहला प्रयास था, इसलिए इसको बोला गया भारतीय संविधान का विकास, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू इंट्रोड्यूस इंडियंस फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू करने का पहला प्रयास था। उसके बाद क्या हुआ बेटा, इन प्रयासों में एक प्रयास बहुत महत्वपूर्ण भी था, जिसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कहाँ की गई, कलकत्ता में। कब की गई, 1774 में। इसमें आपके कुल मिलाकर के 5 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 4 उसके अंतर्गत आने वाले न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। ठीक। कब स्थापित हुआ, 1774 में। और ये स्वतंत्र नहीं थे, अर्थात इनका निर्णय सर्वोपरि नहीं था, यह निर्णय इनके जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के साथ कलेक्टिव माना जाता था। कलेक्टिव निर्णय होता था बेटा, सेलेक्टिव निर्णय नहीं होता था। राइट। यानी एक इंडिविजुअल का कोई भी महत्व नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अब हम लोग देखते बेटा, इसके आगे दूसरा एक्ट भी आएगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि भैया क्या कारण था कि भारत में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, या उसके पहले भी एक एक्ट और थे, तो उसको भी हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं।